हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसएमयू एकेडमी। तो आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू लेके आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके न्यूज़ में रहते हैं एंड उन्हीं के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये उसी के ऊपर है। कंटेंट तो हमारे पास बहुत होता है, आप बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि उनमें से पूछा क्या जाएगा। तो एक तरह से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी मिस हो जाती है। एंड आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन पूछी जानी है, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सिर्फ वो कवर कर सके। अदरवाइज़ आपका काफ़ी कुछ छूट जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके उसी में हेल्प करेंगे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे आज के। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने हिस्ट्री का कोर्स शुरू किया हुआ है, फुल कोर्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवाई जा रही है, उसे जल्दी ही फिनिश कर लेंगे। साथ ही उसके बाद हम एंशियंट एंड मिडीवल वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे। तो आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपको दी जाएगी। ओके, तो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन के बारे में आप सबको पता ही होगा। जब कोई एमपी पॉलिटिकल एफिलिएशन या फिर हम कहें पॉलिटिकल बिहेवियर से नहीं चलता है एंड वहाँ पे, ठीक है, एक तरह से जैसे कि एग्ज़ाम्पल इसका अगर हम दे के बात करें तो कोई सपोज़ करो कि किसी पार्टी ने किसी एमपी को टिकट दिया हुआ है एंड वो उस पार्टी के रूल मानने की बजाय, वो उसे सपोर्ट करने की बजाय वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है और वहाँ से वो पैसे वगैरह लेके एक तरह से वोटिंग भी वो दूसरी पार्टी के लिए करता है। तो यहाँ पे एक एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पे हम उसे एंटी डिफेक्शन कहते हैं। ओके, तो ये किस शेड्यूल में रखा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके 5, 7, 10 या फिर 12। तो अगर आपको 1-2 शेड्यूल के बारे में भी पता है तो आप इसे आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड सबसे मेन आपको शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शेड्यूल आपको याद होने ही चाहिए, आपको पता होना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें, एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो ए आपका इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल करता है किसको, SC ST को। ओके, तो SC ST जो यानी ट्राइबल जो एरिया है उसके वो इसके तहत उसके अंडर आता है। तो नेक्स्ट अगर हम 7 की बात करें तो 7 में क्या होता है कि आपकी जो सीट्स हैं, एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट लिस्ट जो है इसके अंदर रखी हुई है, कॉन्करेंट हो गई, स्टेट हो गई एंड यूनियन जो लिस्ट है वो इसके अंदर आती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। 10 की और 12 की अगर हम बात करें तो 10, 11, 12। ओके, 11, 12 आप सबको पता होना चाहिए या पता ही होगा कि 11 जो है पंचायती राज के साथ डील करता है। 73rd आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ओके, 1992 का। और वहीं 12 की अगर हम बात करें तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है। ओके, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सॉरी, 11 पंचायती राज से है और ये वाला आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन बचता है 10। तो 10 शेड्यूल में इसे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन सी आपको अब यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट बताना है, ओके, जिसके तहत एंटी डिफेक्शन को इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन चूज़ कीजिए एंड आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1955 या फिर 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। अभी हमने पढ़ा है एंड ये चीज़ आपको क्लियर हो ही गई होगी कि जो डी है वो हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 73rd आपका पंचायती राज के साथ, ठीक है, पंचायती राज जैसे कि शेड्यूल 11 में हमने पढ़ा अभी। ओके, तो जो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसे रखा गया है वो है 73rd। ओके, 74 है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए है। वहीं अगर हम 42 की बात करें तो ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? 42 में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ते हैं प्रीएम्बल में, सोशल, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी जो ऐड किया गया था वो इसी के तहत किया गया था। ओके, एंड इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं 44, यानी 42 में जो गड़बड़ हुई थी उसे एक तरह से इम्प्रूव करने के लिए 44 में अमेंडमेंट्स की गई थी। एंड 42nd के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी। वहीं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 1951 का है ये। एंड इसके अंदर बहुत से जो आर्टिकल थे
वो अमेंड किए गए थे। साथ ही एक जो इम्पोर्टेंट आता है 31A 31B इसमें अमेंड किया गया था, तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास बचता है। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या है, सेकेंड। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इसे अमेंड किया गया या रखा गया है, किसको, एंटी डिफेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल डिसीजन जो होता है डिस्क्वालिफिकेशन, लेजिस्लेटर की डिस्क्वालिफिकेशन पर फाइनल डिसीजन कौन लेता है, ओके, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो किसका होता है फाइनल डिसीजन कि कोई MP MLA अब डिस्क्वालीफाई है या नहीं, तो ये जो डिसीज़न होता है ये आपको चूज़ करना है। तो डिस्क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो D करेक्ट होगा। ओके, अगर हम वही प्रेसिडेंट या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ओके, ये डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा जो डिसीज़न लिए जाते हैं उनमें ये एक तरह से वो उन पे जो फाइनल डिसीज़न होता है वो इन दोनों का होता है। एंड इन्हें कौन एडवाइस करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। साथ ही चीफ जस्टिस, अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जो डिसीज़न तो फाइनल स्पीकर एंड चेयरमैन लेता है, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा गया है। ओके, तो ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, D। वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन की बात की थी, वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, लेकिन यहाँ पे जो डिसीज़न लिया जाता है स्पीकर या चेयरमैन के ज़रिए वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम न्यायालय या फिर विलेज कोर्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, दे हैव बोथ क्रिमिनल एंड सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, C बोथ, D नन। तो आंसर चूज़ कीजिए यहाँ पे। सो यहाँ पे C दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी ठीक है, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंडर ही आते हैं। साथ ही सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ही एक तरह से जुरिस्डिक्शन दोनों ही कर सकते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। विच सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आयुष, कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आपको आयुष की फुल फॉर्म बताए तो आप इसे आसानी से बहुत ही क्विकली सॉल्व कर सकते हो। ओके, आयुष, A से आपका आता है आयुर्वेद, ओके, Y से योगा एंड इसी के साथ नेचुरोपैथी। U की अगर हम बात करें तो यूनानी, S सिद्धा एंड H में आता है होम्योपैथी। ओके, होम्योपैथी एंड S में आता है सिद्धा। क्लियर, तो नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड बाद में ऐड किया गया था सोवा रिगपा, तो ये तीनों ही आते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, D। ओके, तो ये सारे ही हमारे जो आयुष के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम आर फंडेड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आर फंडेड 100% बाय सेंटर, C बोथ, D नन। तो आंसर चूज़ करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। C, इसके अगर आप स्टार्टिंग में पढ़े तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो यानी कि सेंट्रली स्कीम है, तो ये फंड नहीं की जा सकती सेंटर एंड स्टेट, तो इसमें स्टेट का रोल नहीं आएगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है वो फंडेड होती है 100% बाय सेंटर, नो, यहाँ पे स्पॉन्सर की बात हुई है। ओके, तो ये उल्टा है, इसका आंसर ये करेक्ट है और इसका ये करेक्ट है। ठीक है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो 100% बाय सेंटर फंडेड होती है, जबकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वो होती है सेंटर एंड स्टेट के जरिए। ओके, तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, आंसर C, वो सॉरी D। ओके, क्योंकि ये दोनों ही इनकरेक्ट है, तो D आपका आंसर, यानी कोई भी नहीं। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, भारत नेट, नमामि गंगे, मनरेगा, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ओके सेंट्रल सेक्टर स्कीम का। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है
सी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ओके, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। बाकी अगर हम 2 की बात करें तो भारत नेट, नमामि गंगे, ओके, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। साथ ही इसके बारे में अगर थोड़ा सा और बात करें तो भारत नेट जो है 2017 में शुरू हुआ था, ओके, एक तरह से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये मिशन है। इसके साथ ही जो ऑप्टिकल, एक तरह से नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन भी इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो यूज़ की गई है, मतलब उन्हें यूज़ करने के लिए ये मिशन तैयार किया गया था ताकि कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जा सके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नमामि गंगे आप जानते हैं, इट्स ए CC मिशन, ओके, CGM मिशन, यानी कि क्लीन गंगा मिशन 2014 में शुरू हुआ था, ओके। क्लीन यानी गंगा को एक तरह से क्लीन करने के लिए, एक पोल्यूशन रिडक्शन के लिए इस मिशन को चलाया गया था। मनरेगा में वहीं आप जानते हैं कि 100 डेज़ की लेबर, अनस्किल्ड लेबर फोर्स होती है, यानी कि जो रूरल हाउस होल्ड है उन्हें एक तरह से 100 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट देनी है, वो मनरेगा के अंडर ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WPI इज़ रिलीज़ बाय, कौन रिलीज़ करता है WPI यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? DPIIT। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो है DPIIT, ओके। होलसेल की अगर हम बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है, एक तरह से ट्रैक करता है ये होलसेल प्राइस को। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि सर्विसेज जो है वो इंक्लूड नहीं होती है, ओके, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है, बाकी गुड्स इंक्लूड होती हैं, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी कि सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है जो इंक्लूडेड होती है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे बनता है कि क्या इंक्लूड नहीं है, ओके। तो वो 1-2 चीज़ें ही होती है, तो उन्हें याद रखना ईजी होता है। तो आप यहाँ पे याद रखना कि सर्विसेज जो है वो इंक्लूड नहीं की जाती और इसे कौन रिलीज़ करता है? DPIIT। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CPI इज़ रिलीज बाय, CPI कौन रिलीज़ करता है? ओके, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र या फिर DPIIT, NSO, RBI, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है जो वो B करेक्ट है, ओके। CPI क्या होता है आपका? CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, यानी कि एक तरह से जो रिटेल प्राइस होता है, रिटेल प्राइस, उसे ट्रैक करने के लिए CPI यूज़ किया जाता है। साथ ही इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें सर्विसेज इंक्लूड होती है, ओके। WPI में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है, वहीं CPI में सर्विसेज इंक्लूड होती हैं गुड्स के अलावा। एंड यहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, फूड गुड्स होती है जो वो ज़्यादा एक तरह से यूज़ की जाती है, ओके, इंक्लूड होती है। एंड इसे कौन रिलीज़ करता है? NSO किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI यूजेस डाटा ऑफ विच इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक टर्म है, ओके, जो कि RBI किसका डाटा यूज़ करके इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ये चीज़ आपको बतानी है। CPI, WPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कीजिए। तो ऑप्शन होगा आपका CPI, ओके, यानी कि जो हमने पढ़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको ट्रैक किया जाता है। एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है RBI की, उसका मेन काम इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। वो कैसे किया जाता है? CPI का जो डाटा होता है, ओके, एक तरह से CPI के अंदर लाइक एग्रीकल्चर CPI हो गया, इंडस्ट्रियल CPI हो गया, रूरल अर्बन CPI हो गया, तो उसका जो डाटा होता है उसे ट्रैक किया जाए, उसके जो रिटेल प्राइस होते हैं, ओके, उसके ज़रिए एक डाटा तैयार किया जाता है एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, कंट्रोल किया जाता है। एक टास्क मिला हुआ है, उस टास्क के तहत 6% से ज़्यादा, 6% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो कि RBI की है, उसका मेन काम क्या है कि वो इन्फ्लेशन को एक तरह से कंट्रोल करती है। एंड किसके ऊपर ये किसकी इन्फॉर्मेशन या डाटा यूज़ करते हैं? वो है CPI का, ओके। CPI हमने पढ़ा कौन रिलीज़ करता है? CPI NSO के ज़रिए रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव डील विद माइनॉरिटी, फार्मर्स, ट्राइबल्स या फिर डिफरेंटली एबल्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, चूज़ कीजिए C ट्राइबल्स, ओके। इसे वन धन स्कीम भी कहा जाता है, ओके, वन धन स्कीम भी कहा जाता है संकल्प से सिद्धि को
ट्राइबल्स के साथ डील करता है ये, साथ ही एक तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है उसके अंडर ये आता है। ओके, ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है ट्राइबल्स के साथ, एंड ये किसके अंदर है? ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन? ओके, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसके ऑप्शन चूज़ कीजिए। इट इज़ ग्रीन इन कलर, प्रोड्यूस यूजिंग ग्रीन प्लांट, प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, फाउंड रिसेंटली ऑन जुपिटर। तो आंसर एनर्जी बहुत सी प्रोड्यूस होती है वैसे भी, लेकिन ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन, इसका एक रीज़न जो माना जा रहा है कि जो एनर्जी होगी वो भी ग्रीन होगी, यानी कि वो किससे प्रोड्यूस की गई होगी? नेचुरल रिसोर्सेज से। ओके, यानी प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो वो हमारी ग्रीन एनर्जी होगी जो कि हमारे एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होगी। एंड वैसे हम सब जानते हैं कि जैसे हमारे जो रिन्यूएबल सोर्सेज है लाइक सोलर हो गया या फिर विंड एनर्जी हो गई, तो इस तरह से इन्हें यूज़ करके ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी तैयार की जाएगी। ओके, NTPC विल सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट एट, कहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? NTPC के ज़रिए ये आपको बताना है, ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट होगा। तो ये आपको चूज़ करना है गुजरात, लद्दाख, सिक्किम, राजस्थान। तो आपका ऑप्शन है बी, इट इज़ लद्दाख। ओके, लद्दाख में यानी लेह में लगाया जाएगा, फर्स्ट होगा ये इंडिया का, साथ ही उसके बाद इसे लगाया जाएगा गुजरात में। एंड ये चीज़ और याद रखनी है कि गुजरात में लार्जेस्ट सोलर पैनल लगाया जाएगा और उसी के ऊपर ये ग्रीन हाइड्रोजन जो पावर प्लांट है ये भी लगाया जाएगा। तो पहला जो होगा वो लद्दाख में एंड दूसरा लगेगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? रण ऑफ कच्छ। ओके, जो कि डेजर्ट, आपका सॉल्ट डेजर्ट है, रण में लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? तो ये भी न्यूज़ में है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015, लॉन्च्ड एट COP21 एट पेरिस, लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस, ऑल आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है? तो सारे ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। ISA, ठीक है, 2015 में लॉन्च हुआ, साथ ही COP21 एट पेरिस एंड इंडिया एंड फ्रांस के बीच। तो सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो डी आपका ऑप्शन है। साथ ही इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ पे? गुरुग्राम में है। ओके, गुड़गांव जिसे हम कहते हैं, गुरुग्राम में इसका मेन हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट क्वीन केटवन इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ये न्यूज़ में है। एंड ये किस कंट्री से रिलेटेड है वो आपको बताना है, मंगोलिया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड या फिर जॉर्जिया। ये आपको ऑप्शन आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आज आप देने की कोशिश कीजिए, वरना कल मैं आपको इसका आंसर दूंगी। ओके, साथ ही हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था जो हम क्रिप्टो गेम्स एंड फेनेरो गेम्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो क्रिप्टो गेम्स में मैंने कुछ ऑप्शंस दिए थे कि कौन सा उसका एग्जाम्पल है। तो सीडलेस जो प्लांट होते हैं वो क्रिप्टो गेम का एक एग्जाम्पल है। ओके, जैसे फर्न्स हो गया, लिचन्स हो गया, फंगी हो गया, जो सीडलेस होते हैं। वहीं जो फेनेरो गेम्स होते हैं वहाँ पे सीड जो ट्री होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।